हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा वन कॉन्सेप्ट डे में आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स के बारे में। जब हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स डिस्कस करेंगे तो आपको लॉजिस्टिक्स सेक्टर के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये लेक्चर जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉजिस्टिक्स सेक्टर जो है हमारे इंडस्ट्रीज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि इस साल यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 इसमें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स एट 4 लोकेशन और साथ ही साथ 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी बनेंगे इन दी नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो इसलिए हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका अगर मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड दूँ कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स कैसे जो है वो आए, उनको क्यों इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का एक प्रोग्राम है लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एनहेंसमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है कि 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो हैं वो एस्टेब्लिश किए जाएं और एशियन डेवलपमेंट बैंक को उन्होंने एक लीड पार्टनर के तौर पर जो है यहाँ पर इनवाइट किया है। और पहला लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ पर एस्टेब्लिश होने वाला है? जोगी घोपा इन असम। तो ये इसका बैकग्राउंड था। अगर मैं बात करूं कि लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क समझने से पहले आपको लॉजिस्टिक्स समझना होगा। तो लॉजिस्टिक्स क्या होता है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपको पहुंचानी है तो उसके बीच में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे मटेरियल को हैंडल करना, उसको पैक करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको अनपैक करना, उसको रिटेलर तक पहुंचाना, रिटेलर से कंज्यूमर तक पहुंचाना, इसमें जो भी एक्टिविटीज़ आएंगी दे विल बी अ पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। यानी कि प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक माल पहुंचने तक उसके बीच में जो भी एक्टिविटीज़ प्रोसेसेस होंगे दे आर पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहला कंपोनेंट है वेयर हाउसिंग। अब कोई कंपनी है, मान लीजिए फुटवेयर बना रही है, तो उसने फुटवेयर बना लिए तो वो कहाँ पे रखेगी, है ना? बना करके वो वेयर हाउस में रखेगी। तो वेयर हाउस क्या होता है? जहाँ पर कि सामान को रखा जाता है, बड़े बड़े गोदाम होते हैं। सेकेंड इज पैकेजिंग। अब उस माल को कहीं पहुँचाना है तो आप उसको पैक करेंगे। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि हमारे गोदाम में कितना सामान रखा हुआ है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना रखा हुआ है, दैट इज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कि कितना सामान हमें पहुंचाना है, कितना यहाँ पर रखना है और कितना और आने की उम्मीद है किसी कंपनी से, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एफिशिएंसी डिपार्टमेंट टीम। एफिशिएंसी डिपार्टमेंट टीम क्या देखेगी? वो ये देखेगी किस तरह से मोस्ट एफिशिएंट वे क्या है कि माल को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक लेकर के चले जाएं। हम माल को कैसे ट्रांसपोर्ट करें? थ्रू ट्रक्स और थ्रू रेलवेज या फिर कहीं इनलैंड वाटरवेज है तो कैसे करना चाहिए? क्या बेस्ट वे हो सकता है उसको पैकेज करने का? तो ये सब कौन देखेगा? एफिशिएंसी मैनेजमेंट टीम देखेगी। इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल। अब मान लीजिए मैं कोई रिटेलर हूँ, मैंने फुटवियर्स ऑर्डर किए हैं मुंबई से, तो मुझे पता चलता रहना चाहिए कि मेरा माल अभी तक कहाँ पहुँचा। कंपनी ने कहा था कि 10 दिन में पहुँच जाएगा, 5 दिन हो चुके हैं, तो मुझे पता होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन देना कंज्यूमर को या रिटेलर को, जो भी आपका कंज्यूमर है, कि आपका माल कहाँ तक पहुँच चुका है और कितना टाइम उसको लगने वाला है, कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, ये सब जानकारियाँ देना, इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल, ये भी लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि लॉजिस्टिक्स की जो भी कॉस्ट है उसका अराउंड 30-40% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में जाता है। कभी कभी हम ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स को एक ही समझ लेते हैं, बट लॉजिस्टिक्स एक अम्ब्रेला टर्म है और ट्रांसपोर्टेशन उसका एक सब एक्टिविटी है। स्टोरेज, कि किसी सामान को किस तरीके से स्टोर करना चाहिए। मान लीजिए आपने वीट प्रोक्योर किया है कि आप उसको एक्सपोर्ट कर पाएँ, तो कहीं पर उसको रखना होगा, है ना? उसको चूहों से बचाना होगा, वो खराब ना हो, सड़े गले ना, तो उसको आपको बचाना होगा। तो ये सब क्या है? स्टोरेज का पार्ट है। और स्टोरेज भी किसका पार्ट आता है? लॉजिस्टिक्स का ही पार्ट है। तो ये है लॉजिस्टिक्स। अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क क्या है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है फ्रेट हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट है ना? ये माल को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक मोस्ट एफिशिएंट वे में ले जाने में आपकी हेल्प करेगा। ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो वेयर हाउसिंग हो, चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे वो मटेरियल हैंडलिंग हो,
ट्रांसपोर्टेशन हो, तो ये सारी एक्टिविटीज को वो इंटीग्रेट करेगा और मोस्ट एफिशिएंट तरीके से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ले जाने में आपकी हेल्प करेगा। तो यह है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। मल्टी मॉडल क्यों है? मल्टी मॉडल इसलिए है क्योंकि लॉजिस्टिक्स पार्क से क्या फैसिलिटी होगी कि आप उसको रेलवे के थ्रू भी पहुंचा सकते हो, आप उसको बाय रोड भी पहुंचा सकते हो। इसलिए मल्टी मॉडल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है मल्टी होंगे, काफ़ी सारे होंगे, है ना। आप एयरवेज के थ्रू, आप रेलवेज के थ्रू, आप रोडवेज के थ्रू जो है सामान को पहुंचा सकते हो। तो ऐसी जगह जो है लॉजिस्टिक्स पार्क एस्टेब्लिश करे जाएंगे। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स की? क्योंकि हमारे लॉजिस्टिक्स सिस्टम में काफ़ी सारी इनएफिशिएंसीज हैं। वो इनएफिशिएंसीज क्या क्या है, क्या लिमिटेशंस हैं हमारे लॉजिस्टिक्स सिस्टम की? सबसे पहली है कि हाई कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है वो है अराउंड 14% ऑफ जीडीपी, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे जापान, यूएसए, यहाँ पे 8 to 10% ऑफ जीडीपी ही लॉजिस्टिक्स में खर्चा होता है। इसकी वजह से हमारे जो सामान है वो महंगे होते हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते हैं मार्केट में। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन इसलिए जो है वो बढ़ता है। तो लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है कि आप माल को कैसे सप्लाई कर रहे हो? थ्रू रोड्स। 60% जो आपका माल है वो ट्रक से सप्लाई होता है, जबकि रेलवे से कितना होता है इंडिया में? सिर्फ 30% के अराउंड। अगर आप दुनिया भर की बात करें तो जस्ट उल्टा है, वहाँ रेलवे से मोस्टली जो है माल सप्लाई होता है, रोडवेज से माल सप्लाई नहीं होता है, सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ही सप्लाई होता है। इंडिया में तो आपको अगर कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर में भी पहुँचाना है तो भी आप ट्रक्स का ही इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये जो है बहुत ही गलत सिस्टम है इंडिया में, है ना। और आपका फ्लीट कैसे, मान लीजिए आप ट्रक से भी सप्लाई कर रहे हैं तो आप छोटे ट्रक्स हैं, आपकी कैपेसिटी नहीं है। अगर आप देखें विदेशों में तो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं ना, जिनके 20-20 टायर होते हैं, तो वो बहुत बड़े ट्रक से सप्लाई करते हैं, जिससे एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा माल सप्लाई हो जाता है। तो इंडिया में जो है एक तो मॉडल सिस्टम ठीक नहीं है कि आप रोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, दूसरा रोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो लेकिन जो आपकी फ्लीट है, फ्लीट का मतलब जो भी व्हीकल से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो भी इनएफिशिएंट है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है आपकी स्टोरेज कैपेसिटी, आपकी जो वेयर हाउसिंग कैपेसिटी है, आपका जो मटेरियल हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब जो है आपका खराब है। आपके यहाँ वेयर हाउसेज नहीं है, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत वीक है ना। मटेरियल को हैंडल करने का इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको किसी रेलवे की बोगी से सामान उतारना है और किसी ट्रक में चढ़ाना है, तो एक इंडिया में क्या होता है कि आप लेबर लगाएंगे, वो कंधे पे रखेंगे, वहाँ से उतारेंगे, फिर चढ़ाएंगे, तो बहुत उसमें टाइम लगता है। अगर मान लीजिए उसकी जगह आप मशीन्स का यूज़ करें कि एक बार में सामान उतारा और उतार करके ट्रक में रख दिया, तो वो आपका जो है कैपेसिटी नहीं है आपके पास। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए लॉजिस्टिक्स के लिए वो इंडिया में खराब है। इंटरऑपरेटिबिलिटी किसकी? सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की। मान लीजिए अब ई-वे बिल तो आ गया है, सामान सप्लाई हो रहा है बाय रोड्स, तो ई-वे बिल से पता चल जाए कितनी क्वांटिटी है, कितने की वैल्यू है, कहाँ जा रहा है, किसने भेजा है। लेकिन जब मान लीजिए उसको आप रेलवे की बोगी में चढ़ा दे, तो रेलवे जो है अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है यूज़ कर रहा होगा, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मैच हो, तो वहीं पर क्या होगा, आपका सीमलेस मूवमेंट खत्म हो जाएगा। जबकि होना ये चाहिए था कि इस सॉफ्टवेयर से अगर हम रेलवे के सॉफ्टवेयर में भी जाएँ तो सेम इन्फॉर्मेशन जो है अपने आप कैप्चर हो जाए, सो दैट किसी को भी पता रहे कि उसका माल कहाँ तक पहुँचा, कैसे पहुँचा, किस मोड से अभी आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये सारी इंटरऑपरेटिबिलिटी अभी नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की डोमिनेंस है ना। इसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्मॉल स्केल प्लेयर्स हैं। उसकी वजह से क्या है कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अदर इनएफिशिएंसीज देखें तो क्या है कि जैसे हमारे यहाँ जो भी लॉजिस्टिक्स है वो, जैसे अभी मैंने बताया कि फ्लीट जो है वो खराब है, इसी तरह से जो ड्वेलिंग टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इंडिया में 24 to 48 आवर्स लगते हैं। ड्वेलिंग टाइम का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए किसी कार्गो टर्मिनल पर, मान लीजिए मुंबई के JNPT पोर्ट पर सामान जो है वो खड़ा है, तो उस सामान को अनलोड होने में और दोबारा से लोड होने में शिप में कितना टाइम लग रहा है, आपका टर्न अराउंड टाइम कितना है। तो इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा है। विदेशों में ये 2-4 घंटे का काम है कि आप माल आया,
उतरा और शिप में चढ़ा दिया गया। इंडिया में इसमें जो है 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अच्छा नहीं है। कहीं कहीं पर वेयर हाउसेज हैं इंडिया में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वेयर हाउसेज नहीं है, वेयर हाउसेज हैं, लेकिन वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं। कोल्ड चेन है, लेकिन वो कोल्ड चेन में सामान नहीं रखा जा रहा है ना। तो इस तरह की इनएफिशिएंसीज हमें देखने को मिलती है। इन सारी इनएफिशिएंसीज को दूर करने के लिए ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स को लेकर के आया गया है कि वो मोस्ट एफिशिएंट तरीके से जो है वो लॉजिस्टिक्स को ऑपरेट कर सके, सस्ते दामों में अच्छे तरीके से मोस्ट एफिशिएंट वे में लॉजिस्टिक्स को वो हैंडल कर सके। लेकिन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क एस्टेब्लिश करने में हमारे सामने क्या ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है डेफिनेशन का चैलेंज। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को गवर्नमेंट ने कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसकी वजह से बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स को देखेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। तो अब ये इंडस्ट्री जब क्लियरेंसेस देती हैं तो यहाँ पर उनको बहुत दिक्कत आ रही है कि किस तरह से इसको डिफाइन किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि वेयर हाउसेज की बात करी हमने, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो है वो आपकी अच्छी नहीं है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। अदरवाइज मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स तो एस्टेब्लिश हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं अच्छा है, आपकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये सिस्टम जो है फेल कर जाएगा। थर्ड इज टेक्नोलॉजी। अभी हमने देखा कि इंटर ऑपरेटिबिलिटी नहीं है। यहाँ आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी कम है। जैसे आपने ट्रांसपोर्टेशन में सिस्टम में तो फास्ट टैग का आप यूज़ कर रहे हैं टोल प्लाजाज पे, तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से मूवमेंट जो है काफ़ी फास्ट हो गया है और हैजल फ्री हो गया है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है आपको बाकी लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ में भी डालनी होंगी। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ है, एक स्लो डाउन हमें देखने को मिला है पूरी इकोनॉमी में। उसकी वजह से हर सेक्टर, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवेज हो, एयरवेज हो, वो डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उसी की वजह से आप देखेंगे कि अभी तक सिर्फ 4 ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स को जो है वो लैंड अलॉट हुई है। बाकी लॉजिस्टिक्स पार्क्स को तो अभी लैंड भी अलॉट नहीं हो पाई है। तो कोविड-19 पैंडेमिक भी एक चैलेंज बन करके आया है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेजल्स, अब यहाँ पर कोई नोडल एजेंसी नहीं है जो कि ओवरसी कर सके कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को क्लियरेंसेस मिल जाएं, उनको लैंड अलॉट हो जाए, वो ठीक से एग्जीक्यूट हो जाएं। इसकी वजह से क्या है कि मोर देन 50 क्लियरेंसेस जो हैं एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को लेने में लग रहे हैं। अब कोई नोडल एजेंसी ना होने की वजह से ये 50 से ज़्यादा क्लियरेंसेस लेने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहली जो चीज़ है वो कर सकते हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करिए, चाहे रूरल एरियाज़ हो, चाहे आपके अर्बन एरियाज़ हो, आपके हिली एरियाज़ हो, आइलैंड एरियाज़ हो, आपको रीजनल कनेक्टिविटी करनी होगी। आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी की ज़रूरत है थ्रू रेलवेज, थ्रू रोड्स, थ्रू एयरवेज, थ्रू इंटरनल जो वाटरवेज सिस्टम होता है, इनलैंड वाटरवेज, उसके थ्रू आपको कनेक्ट करना होगा। क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव नहीं होगा, जब तक रीजनल कनेक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी, तब तक आपका लॉजिस्टिक्स सिस्टम जो है इंप्रूव नहीं हो सकता। क्योंकि हमने देखा कि 30 to 40% कॉस्ट लॉजिस्टिक्स का किसकी वजह से है, वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से। अडॉप्टिंग लीडिंग प्रैक्टिसेस, जो भी इनोवेशन दुनिया भर में हो रहे, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जो भी दुनिया भर में हो रही हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, चाहे वो मटेरियल हैंडलिंग में हो, वो उसको आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। डिजिटल सॉल्यूशंस, आपको डिमांड फोरकास्ट करना होगा। डिमांड फोरकास्ट का क्या मतलब है कि किस रीजन से हमें किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आ रही है, कौन सी कंपनी से हमारे पास माल आने वाला है, ये सब डिमांड फोरकास्टिंग सिस्टम आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से आपके पास वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए कि आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के एक क्लिक पे देख सकें कि किस रूम में कौन सा सामान रखा गया है, किस कंपनी का है, कहाँ पे डिलीवर होना है। ये सब जो है इंफॉर्मेशन आपके एक क्लिक पर होनी चाहिए। नोडल एजेंसी जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है,
या फिर आपकी लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी तरह से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करना बेहद ज़रूरी है, जो कि एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम कर सके बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स, और ओवरसी कर सके कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स सही में इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से पूछे जा सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, गवर्नमेंट सीक्स टू एस्टेब्लिश 35 MMLPs in next few years. The first MMLP is going to be established in Varanasi. Third, Asian Infrastructure Investment Bank AIIB has been invited as a lead partner for establishing MMLP. Select the correct answer using the quotes given below. 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, या फिर 3 only। अब जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब हमने देखा कि पहला जो है वाराणसी में नहीं बल्कि जोगी घोपा में हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। AIIB को नहीं बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को जो है सरकार ने इन्वाइट किया है एज अ लीड पार्टनर, तो थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सिर्फ 1। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए, यानी कि 1 ओनली। मेंस में क्या सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से? Inefficient logistics is a major hurdle in competitiveness of Indian industry. The establishment of MMLP will enhance efficiency of logistics and improve the ease of doing business in India. Comment. तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको मेंस में देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।